हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 अध्याय 2 वर्ण विचार ऑर्थोलॉजी ऑर्थोग्राफी एंड फोनोलॉजी। इस अध्याय में हम वर्णों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, जानते हैं वर्ण क्या है। बच्चों, प्रारंभ में जब हमारी भाषा विकसित हो रही थी तो उसको संचित करने का, सुरक्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे ध्वनियों को लिखने के लिए और संचित करने के लिए चिन्हों का विकास हुआ, और फिर चिन्हों का प्रयोग जो किया जाता है उससे धीरे धीरे हर एक भाषा की अपनी लिपि का विकास हुआ। तो इस तरीके से हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियाँ निकलती हैं उन सभी के लिए एक वर्ण निश्चित है, उनके लिए एक चिन्ह निश्चित है। तो लिपियों के लिखने के लिए लिपियाँ जो होती हैं वो वर्णों को लिखने का ढंग होता है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह, एक मतलब निर्धारित होता है, ठीक। इस तरीके से जैसे हम मुंह से निकालते हैं अ, क, ख, तो हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक ध्वनि को लिखने का, जैसे अ हम बोले तो अ को लिखने का तरीका विकसित है। हम क बोले तो क को लिखने का तरीका विकसित है, ठीक है। अंगा बोले, अंगा लिखने का तरीका विकसित है। श्री बोले तो उसके लिए भी तरीका विकसित है, ठीक है। ये सारे चिन्ह विकसित हैं हिंदी भाषा में। तो इसी तरीके से हमारे मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि जो होती है और उसके लिए जो हम चिन्ह लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक। यानी कि हमारे मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। क्योंकि अब हम उसको सबसे छोटी इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम उसको लिखते हैं तो उसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक अगर कोई वर्ण लिखा गया जैसे कि क या फिर ई या फिर ट या ट, तो इन सबको और छोटा नहीं किया जा सकता है। ये अपने रूप में सबसे छोटी ध्वनि है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हिंदी भाषा में सभी ध्वनियों के लिए वर्ण निश्चित है, और उन सभी को जब हम लोग क्रम से लिखते हैं तो उन सभी वर्णों को मिलाकर के क्या बन जाता है, वर्णमाला, ठीक है। उन सभी वर्णों को मिलाकर के एक समूह में जब हम रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 52। कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, हिंदी की वर्णमाला में पूरे 52 अक्षर हैं, और वो कुछ इस तरीके से हैं कि पहले हैं स्वर जिनकी संख्या है 11। कौन से, अ आ ई उ ए ओ अ, ये यहाँ पे ओ है, नहीं दिख रहा है वो। फिर उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन में 5 तो जो है कि स्वर स्पर्श व्यंजन है, क ख ग घ अंग, च छ ज ज इया, ट ट ड ड त त द द न, प फ ब म। ये हो गए, इनकी संख्या होती है 25, इनकी होती है 11, ठीक। फिर आ गया अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या है 4, यानी कि य र ल व। फिर उष्म व्यंजन, इनकी संख्या 4। संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या 4। द्विगुण व्यंजन 2 और आयोगवाह 2, ठीक है। इन सब को मिला करके हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 व्यंजन हैं, ठीक है। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब आपने जाना कि मतलब वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब हम हमारे हिंदी के सभी वर्णों को वर्गीकृत करके उनके अलग अलग तरीक़ों को और अलग अलग भेदों को समझा गया है, ठीक है। तो मुख्यतः तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। तो चलिए अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं। स्वर, स्वर किसे कहते हैं, जब हमारे मुख से ध्वनि, जब बोलते समय ध्वनि जो हवा होती है वो बिना रुकावट के स्वतंत्र रूप में बाहर आती है, और उससे जब हम जो ध्वनि निकलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। क्योंकि वह बिना रुकावट के बाहर आती है इसलिए हम उसे स्वर बोलते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, अ आ ई उ ए और
ओ औ। ठीक है, तो ये 11 स्वर हिंदी भाषा में होते हैं। अब आते हैं स्वरों के भेद। इन सभी स्वरों को भी वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर में वे स्वर आते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर में वे स्वर आते हैं जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ठीक है, ये तो हो गए ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से हैं जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे? आ, ई, बड़ा ऊ, फिर ए, ओ, औ। ये हो गए दीर्घ स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब तो कोई स्वर बचा नहीं, तो प्लुत स्वर में कौन सा स्वर आएगा? बच्चों, चूँकि हम पढ़ रहे हैं भाषा, तो हमें भाषा में हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है जो सामान्यतः हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो प्लुत स्वर में वे स्वर आते हैं जो कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से उससे भी तिगुना समय लगता है उनके उच्चारण में। ठीक है, जैसे कि जब हम इसका प्रयोग कब करते हैं? जब किसी को पुकारना होता है या ज़ोर से गाने के समय, मतलब पूरा लंबा आवाज़ उसके लिए निकालना रहता है। ठीक है, जैसे कि हो गया राम। ठीक है, अब यहाँ पे राम को खूब लंबा बोला गया, राम। फिर यहाँ पे है ओम। ठीक है, जैसे अगर आप किसी को बुला भी रहे हैं, विनोद, ठीक है, या फिर नाद, तो जिसको भी बोलने के लिए अगर आप लंबी ध्वनि ले जाएंगे तो उसके लिए हम प्लुत स्वर का बस चिन्ह लगाते हैं, ऐसे एस। ठीक है, उसी से समझ में आ जाता है कि हाँ, उसको उसके उच्चारण में उसको बोला जाता है कि हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा देर तक उसको बोला जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमने अभी तक जो स्वरों के बारे में जाना है उनको हम अपनी भाषा में प्रयोग कैसे करते हैं। हम उनको अपनी भाषा में या तो पढ़ते हैं अ आ इ ई के रूप में, या तो जब हम उनको भाषा में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं तो उनकी मात्राएं अगर वह किसी व्यंजन से जुड़ती हैं तो वह अपने मात्रा के रूप में व्यंजन से जुड़ती हैं। ठीक है, एक तो अपने मूल रूप में वे प्रयोग में आती हैं और एक तो मात्रा के रूप में प्रयोग में आती हैं। अधिकतर उन्हें मात्रा के ही रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनार, ईख, उल्लू में वो अपने मूल रूप में प्रयोग में आई हैं और मात्रा के रूप में च में जुड़ करके चाल बन गई, प में जुड़ करके यहाँ पे च में जुड़ करके चाल बन गई, प में जुड़ करके पीला बन गई। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 11 मात्राएं हैं और उनके किस तरीके से मात्राओं का अलग अलग चिन्ह है और वह किस तरीके से व्यंजनों के साथ जुड़ कर के शब्द बनाते हैं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, मैंने एक मात्रा का वीडियो बनाया है, आप उसको जा कर के देख लेंगे कि मात्राएं किस तरीके से व्यंजन में जुड़ती हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि 11 स्वर में से अ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है, वह अपने मूल रूप में ही रहता है और वह हर एक व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बहुत सारे व्यंजन ऐसे होते हैं, अगर वह स्वर की मतलब जो कि स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, हर एक व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो अ उनके साथ में लगा रहता है। ठीक है, या तो वो किसी न किसी स्वर से जुड़ते ही हैं। ठीक, बच्चों, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेंगे कि और सारी मात्राएं कौन कौन से वर्ण के साथ किस तरीके से जुड़ती हैं। अब आएंगे आयोगवाह पर। आयोगवाह क्या है?
बच्चों मैंने आपको अभी वर्णमाला के क्रम में बताया है कि 2 अंग और अह ये आयोगवाह होते हैं। इन्हें आयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना तो इन्हें हम स्वर कहते हैं और ना ही इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मतलब कि ये किसी के साथ नहीं जुड़ सकते ये, लेकिन चूँकि वर्ण हमारे शब्दों में, हमारे भाषा में प्रयोग में लाए जाने के कारण इन्हें हमें साथ में लेकर के चलना पड़ता है, इसीलिए हम इनको आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी शब्द के साथ अंग ऐसे बिंदी के रूप में और शब्द के अंत में ऐसे डबल बिंदी के रूप में जुड़ते हैं। आगे है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार किसी भी 5वें अक्षर, जो हमारा अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो वर्णमाला में जो 25 व्यंजन हैं, तो 25 जो स्पर्श व्यंजन है उसमें जो 5वां अक्षर है वो 5वां अक्षर नाक के द्वारा बोला जा सकता है। इनके चिन्हों से हम जानेंगे कि ऐसे अगर हम बोल दिए तो वो हो गया नासिक या अनुस्वार। ठीक, अगर हम चिन्ह में ऐसे लगा दिए तो वो हो गया अनुनासिक। ठीक, अगर हम चिन्ह में ऐसे लगा दिए तो वो हो गया विसर्ग। ठीक है, तो इसको हम मुख्यतः जो 5वां अक्षर होता है उसे ही हम नासिक बोलते हैं, जो कि हमारे किसी भी भाषा में शब्दों के साथ लिखा जाता है। ठीक, अब जैसे ये संसार है तो इसमें जो म है वो जुड़ा है अंक के रूप में, मयंक है, यहाँ पे न जुड़ा हुआ है अंक के रूप में, अंगूर है, इसमें अंग जुड़ा हुआ है अंक के रूप में। ठीक है, उसी वर्ण का 5वां अक्षर जुड़ जाता है, उसी क्रम का 5वां अक्षर जुड़ जाता है। ठीक है, आगे है अनुस्वार, अनुनासिक। अनुनासिक में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसीलिए हम लोग इन्हें अनुनासिक कहते हैं। आप इससे जान जाएंगे कि नाक से और मुंह से दोनों से निकलती है, इसीलिए हम इन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। फिर है विसर्ग। इसका उच्चारण ह के समान किया जाता है और इसको बोलने के लिए हमारे हृदय से एक इस विस्फोट के साथ हवा बाहर निकलती है धक्के के साथ, इसीलिए इसको अह ऐसे करके बोलते हैं। ये किसी भी शब्द के साथ जब जुड़ता है वर्ण के साथ तो वहाँ पे भी इसी तरीके से इसको, जैसे लिखा है अतः या प्रायः, तो उसको हम कैसे बोलेंगे अतः, प्रायः, दुख, तो वो हमारे हृदय से होकर के निकलती है। इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक, उसके बाद है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ हमारे प्राचीन समय में भारत में बहुत सारे तरीके के भाषा बोले जाते थे, जैसे फारसी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, स्पेनिश है। क्योंकि विदेशी यहाँ पर आकर के बसे हुए थे तो हर एक भाषा से कुछ ना कुछ चीज़ें हिंदी भाषा में आ गई हैं, तो इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं आगत ध्वनियाँ। ठीक, तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। क्या है, हिंदी के 11 स्वरों के अतिरिक्त आ ध्वनि को भी हिंदी में सम्मिलित किया गया है। इसका उच्चारण आ ओ के मध्य होता है, मतलब कि ना तो इसको हम आ की तरह बोलते हैं और ना ही हम इसको ओ की तरह बोलते हैं, तो हम इसको बोलते क्या हैं, आओ। ठीक, मतलब इसका चिन्ह मात्र ऐसे रहता है, ये किसी भी वर्ण के ऊपर इस तरीके से चिन्हित किया जाता है। ठीक, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में ही किया जाता है, मतलब कि जो भाषा इंग्लिश से आती है, अगर किसी भाषा के ऊपर अगर ऐसे लगा हुआ है किसी वर्ण के ऊपर, तो आप समझ लीजिए कि वो शब्द अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, वो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे, बॉल, चौक, डॉक्टर, कॉलेज, फ्रॉक, हॉल, ऑफिस, और भी सारे ऐसे वर्ण हैं जो आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगे। बच्चों, अब हम जानेंगे हलंत के बारे में। बच्चों, ये कोई मात्रा नहीं है और ना तो ये कोई वर्ण है, ना स्वर है, ना व्यंजन है, यह एक चिन्ह है और ये वहाँ लगाया जाता है जब कोई वर्ण अधूरा होता है। जब स्वर के बिना व्यंजन लिखा जाता है
तो उस समय उस वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है जिसे हम हलंत कहते हैं। उससे यह समझ में आ जाता है कि वह वर्ण या वह व्यंजन बिना स्वर के लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अद्भुत, गड्ढा, छुट्टी, उसके नीचे एक छोटी मात्रा लगाई गई है ताकि उससे ये समझ में आ जाता है कि उसमें वह आधा द का प्रयोग है, गड्ढा में आधा ढ का प्रयोग है। छुट्टी अगर लिखा गया है, यहाँ ट के नीचे लगा दिया गया, मतलब ट आधा ट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आते हैं वर्णमाला के दूसरा भाग व्यंजन पर। अब हम जानेंगे कि व्यंजनों को व्यंजन किसे कहते हैं और उनको कितने तरह से वर्गीकृत किया गया है, उनके भेद कितने हैं। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, व्यंजन के भेद कितने होते हैं? 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, जैसा हमने आपको वर्णमाला में बताया है। अब यहाँ पे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जब हम अपने मुंह से बोलते समय, आवाज़ें निकालते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को छूते हुए, स्पर्श करते हुए हमारे मुंह से जब ध्वनियाँ निकलती हैं या वर्ण निकलते हैं या हवा वायु बाहर आती है और उच्चारण होता है, तो ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। हवा नहीं स्पर्श करती है, जिह्वा स्पर्श करती है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक, इनका क्रम कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए ये आपका मुख द्वार है। ठीक, तो यहाँ पे आता है कंठ, फिर आता है तालव्य, फिर आता है मूर्धन्य, फिर आता है दंत, फिर आता है यहाँ पे ओष्ठ। ठीक, तो इसी क्रम में इनका भाग भी बनाया गया। सबसे पहले कंठस्थ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ। ठीक है, इसी क्रम में इनको भी रखा गया है, तो इस तरीके से आपको कभी भूलेगा नहीं। और ये एक एक कंठस्थ में 5 हैं, क ख ग घ अंग। ये 5 तो हर एक क्रम के 5वां अक्षर को नासिक के बोलते हैं। हम लोग अभी आगे हम लोग को देखा है, लेकिन फ़िलहाल इनको इस क्रम में भी रखा जाता है और इनकी संख्या कुल 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। हर वर्ग के नाम के पहले व्यंजन के अनुसार, हर वर्ग का नाम उनके पहले व्यंजन के अनुसार होता है। ठीक, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ठीक है, चलिए दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसको अंतस्थ क्यों बोलते हैं? जब उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श नहीं करती, मतलब कि वह अंदर से बिना स्पर्श किए वायु रगड़ खाकर निकलती है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि य, र, ल, व। ठीक, य, र, ल, व, इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं क्योंकि वायु क्या होती है? मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खा करके बाहर निकलती है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में जो वायु होती है वह गर्म और उष्म होकर के निकलती है, इसलिए हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक स को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले है श, फिर है मूर्धन्य श, इसको बोलने में जिह्वा मूर्धन्य की तरफ हो जाती है। फिर है दंत स, जिसके बोलने के लिए दांतों का सहारा लिया जाता है। फिर है ह, जो कि विस्फोट के साथ हवा बाहर आती है इसमें, लेकिन इन सब में हवा उष्ण होकर के निकलती है, इसलिए इन चारों को उष्ण व्यंजन कहते हैं। इसके साथ ही हिंदी में 2 अन्य ध्वनियाँ भी हैं जिन्हें हम द्विगुण या फिर उच्छिप्त
उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। चूँकि फेंका हुआ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्यतः ये दोनों ही वर्ण हिंदी की वर्णमाला में ज़्यादा प्रयोग नहीं किए जाते, लेकिन इनको साथ में रखा जाता है इसलिए क्योंकि ये इनसे किसी भी शब्द का शुरुआत नहीं होता है, लेकिन यह किसी भी शब्द के अंत में प्रयोग होकर के शब्द को पूर्ण करते हैं। ठीक है, और इसलिए इनको भी ध्वनियों में रखा गया है। इनका प्रयोग सिर्फ शब्द के मध्य में और अंत में किया जाता है, जैसे सड़क, पकड़, पढ़ाई, बूढ़ा। ठीक है, पेड़, मेड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।